नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव और भारत की बात की शुरुआत इस समय की बहुत बड़ी खबर से। बिहार की सियासत में जल्द बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संपर्क में है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास का कहना है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो वो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। भक्त चरण दास ने यह भी कहा है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे हम साथ हैं। और इसी बीच जेडीयू के सभी विधायकों और सांसदों को कल पटना बुला लिया गया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की भी कल बैठक है। सभी आरजेडी विधायकों को राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया गया है। उधर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के मंत्री और नेता गठबंधन में सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और अपनी तरफ से सरकार को गिराने की बीजेपी कोई कोशिश नहीं करेगी। जेडीयू ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को पटना बुला लिया है। कल एक बड़ी बैठक होगी, उधर आरजेडी की भी बड़ी बैठक होगी। तो बिहार में जल्द क्या बड़ा बदलाव होगा, यही सवाल और इसी सियासत पर सबकी नजर बनी हुई है। थोड़ी ही देर में जेडीयू की तरफ से ये जो बड़ी खबर हमें मिली है वो हम आपको बता रहे हैं कि सभी सांसदों और विधायकों को बुला लिया गया है। बात महाराष्ट्र की राजनीति की करेंगे। कल शिंदे सरकार का विस्तार होने वाला है। बड़ी खबर, सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक जिन जिन नेताओं को कल शपथ लेनी है उन्हें अब फोन जाने लगा है। बीजेपी की ओर से अब तक चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन और राधाकृष्ण विखे पाटिल को फोन किया जा चुका है। तीनों ही बीजेपी के सीनियर नेता हैं। सूत्र कह रहे हैं कि कल 20 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार की हर खबर और मंत्रियों के नामों की लिस्ट दिखाएगा। चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, ये बीजेपी के वो मंत्री जिनको वो नेता जिनको फोन पहुंच चुका है। तो संभावित मंत्रियों को फोन पहुंचने लगा है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत को 22 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत को 22 अगस्त के लिए जेल भेज दिया गया है। कंधे पर वही भगवा गमछा और उसी पुराने अंदाज में ईडी दफ्तर से निकलते संजय राउत गाड़ी तक पहुंचने से पहले हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन करते हैं। पहले एक हाथ ऊपर उठाते हैं और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधकर हवा में लहराते हैं। पत्राचाल घोटाले में गिरफ्तार चल रहे संजय राउत को 22 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है। संजय राउत को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल भेजा गया है। संजय राउत की तबीयत को देखते हुए कोर्ट ने जेल में भी घर के खाने और दवाई देने का आदेश दिया है। राउत को दिल की तकलीफ है। करीब 1000 करोड़ के पत्राचाल घोटाले में राउत के परिवार तक पैसा पहुंचाने का आरोप है। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी को रेड में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप मिली है। ड्रग्स तस्कर गाड़ी के टायरों और दरवाजों में छिपाकर एक जगह से दूसरी जगह इन ड्रग्स को पहुंचा रहे थे। एनसीबी ने पिछले 6 दिनों में 3 ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें करीब 5 किलो ड्रग्स, 88 किलो गांजा समेत कई नशीली दवाइयां भी बरामद की गई हैं। एनसीबी ने 3 संदिग्धों को 2 गाड़ियों के साथ पकड़ा है। ये देखिए कैसे ये तस्कर जो थे वो ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, टायरों के अंदर रख लेते थे। भारत की बात में अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां 3 छात्राओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांग के लिए अशोक गहलोत सरकार को सुसाइड की धमकी दे डाली है। अपनी मांगों का झंडा बुलंद करती हुई ये 3 छात्राएं पानी की टंकी पर मौजूद हैं। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां महारानी कॉलेज की 3 छात्राएं कॉलेज से सटी पानी की टंकी पर चढ़ गईं। छात्राएं कॉलेज प्रशासन से निःशुल्क शिक्षा, सुरक्षा, ओपन जिम और ई मित्र की निःशुल्क व्यवस्था की मांग कर रही हैं। छात्राओं ने मांग न मानने पर आत्महत्या की धमकी भी दी है। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे, और अब अगर हमें किसी ने भी प्रशासन ने जबरदस्ती उतारने की कोशिश की, दबाव बनाया, तो हम अपनी जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे नीचे कूद कर। जिसका जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन में राजस्थान सरकार होगी। फिलहाल राजस्थान प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और छात्राओं से टंकी से उतरने की अपील कर रहे हैं। और अब बात शिव भक्ति के सावन की। जी हां, आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। आपके सामने देश के 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें।
गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है, जिस पर 10 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखकर श्रीकांत त्यागी की तलाश को तेज कर दिया है। पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। नाम श्रीकांत त्यागी, पहचान बीजेपी नेता। लेकिन जाना गया गालियों की वजह से। नोएडा की जिस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी रहता है, उसी सोसाइटी की महिला से इसने बदसलूकी की, गालियां दी और जब वीडियो वायरल हुआ तो फरार हो गया। आज हम आप और देश के सामने इस गालीबाज गुंडे की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। श्रीकांत त्यागी बीजेपी में किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ था और दिल्ली से सटे गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसने इलाके में तैयारी भी की थी, कैंप कार्यालय तक खोल रखा था। ये मोदी नगर के उसी दफ्तर की तस्वीर है जहां से श्रीकांत त्यागी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के सपने बुना करता था। बाहर बड़ी सी तस्वीर, बड़ा सा बोर्ड, अंदर बैठने के लिए कुर्सी टेबल, यानी इंतजाम फुल था। और आप ये आरोप जानकर चौंक जाएंगे कि इस शख्स ने मोदी मिल की इस इमारत को दबंगई के दाम पर कब्जा रखा है। हालांकि श्रीकांत त्यागी को 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला और सत्ता की उड़ान का सपना अधूरा रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता के गलियारों में रहने का स्वाद लग जाए तो फिर आदमी उड़ने लगता है। श्रीकांत त्यागी भी उड़ने लगा था। बिना किसी ओहदे के ही सायरन बजाती गाड़ियों में बैठकर चलने की आदत हो चुकी थी और शायद इसी आदत ने श्रीकांत त्यागी को बेलगाम बना दिया था, जिसका नतीजा शुक्रवार को गाली वाले वीडियो के जरिए दुनिया के सामने आ गया। आरोप है कि श्रीकांत त्यागी नोएडा के जिस ओमैक्स सोसाइटी में रहता था, वहां उसने पब्लिक एरिया को कब्जाना शुरू कर दिया था, जिसका सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे थे। शुक्रवार को भी वही हुआ, लेकिन तब सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में केस दर्ज हुआ और बेलगाम नेता की खोज शुरू हुई। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी का इंतजार रविवार की रात तक किया, लेकिन गाली देकर भागता फिर रहा श्रीकांत सामने नहीं आया तो पहले उस पर 25,000 का इनाम रखा गया। फिर अतिक्रमण के खिलाफ इंसाफ का बुलडोजर ऑन हो गया। ये उसी ओमैक्स सोसाइटी के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां गाली देकर श्रीकांत त्यागी कुख्यात हुआ था। अपने फ्लैट में इसने कई ऐसे काम करवाए थे जिसकी इजाजत सोसाइटी नहीं देता। अब जब पोल खुली है तो सब कुछ खुल रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये श्रीकांत त्यागी के घर का वो हिस्सा है जो नीचे पार्किंग एरिया में खुलता है। और यहाँ पर विवाद से पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी जो है अपनी गाड़ी की पार्किंग जो है वो उन्होंने अंदर बना रखी थी। निवासियों का कहना ये भी था कि जो श्रीकांत त्यागी के जो बाउंसर हैं उनका आना जाना जो है वो इसी जगह से जो है वो होता था। साथ ही जो कब्जा करने
वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन ग्राउंड जो है वो वहां तक नहीं सीमित है, बल्कि श्रीकांत त्यागी ने अपने बेसमेंट में भी एक दरवाजा जो है वो बना रखा था। श्रीकांत के बहाने बीजेपी विरोधियों को हमले का मौका मिला हुआ है। सो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर श्रीकांत की चुन चुन कर वो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी तस्वीरों के साथ लिखती हैं, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है? इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10 से 15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? असल में श्रीकांत त्यागी ने पहले तो महिला से बदसलूकी की और जब विवाद बढ़ा तो रविवार की रात सोसाइटी में कुछ गुंडे पहुंच गए। आरोप लगे कि श्रीकांत त्यागी ने इन्हें भेजा था। 6 गिरफ्तार हुए और सलाखों के पीछे पहुंच गए। रविवार की रात जब ये सब हो रहा था तो स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस की कार्यशैली देखकर सांसद का गुस्सा लोगों के सामने ही फूट पड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कैसे आ गए यहाँ पर? क्या हो रहा है? ये परिवार का लड़का मारा है, क्या कर रही है? महेश शर्मा की नाराजगी नोएडा से दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंची तो हड़कंप मच गया। ऑर्डर आया और लापरवाही के आरोप में आधा दर्जन पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। इनमें सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में 1 सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है। अब खबर है कि नोएडा की पुलिस श्रीकांत त्यागी की संपत्तियों का आकलन करने में जुट गई है। शक है कि इसने धौंस और जालसाजी के दम पर संपत्तियां जमा कर रखी हैं। श्रीकांत त्यागी इससे पहले लखनऊ में भी विवादों में आया था। तब इसकी पत्नी ने ही इसे गैर महिला के साथ रंगे हाथों एक फ्लैट में पकड़ा था। आज खबर आई कि हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फट गया है और सिर्फ खबर नहीं आई, खबर के साथ साथ बादल फटने की तस्वीरें भी गवाही देने साथ आई थी। बर्बादी के सैलाब में चीखता हुआ दिख रहा था चंबा। बादल फटना नया नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि बादल फटने की जितनी घटनाएं अब होने लगी हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुआ करती थी। जब बादल फटता है तो अपने पीछे सिर्फ तबाही के निशान छोड़ जाता है। आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर आसमान से बरसने वाली इस इमरजेंसी से बच पाना नामुमकिन क्यों है। यह आसमान से आई वो इमरजेंसी है जिसकी कोई पूर्व सूचना नहीं होती है। हमारे रडार,
तकनीक और मौसम विज्ञान के वैज्ञानिकों के लिए ये बता पाना मुमकिन नहीं कि चंबा जैसी तबाही दस्तक देने वाली है। कानों को चीरने वाली आवाज, प्रचंड वेग के साथ लाखों टन मलबा और पत्थर अपने साथ लेकर बहने वाली जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने के बाद देश के सामने आई है। सेकंड की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जिस रास्ते से तबाही का सैलाब गुजर रहा है वो कोई नदी का रास्ता नहीं है। पानी के ठीक बगल में बर्बादी की गवाही बनकर एक उजड़ा हुआ आशियाना मौजूद है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के चंबा में आसमान कुछ इस तरह से बरसे कि बादल फटने के हालात पैदा हो गए। बादल फटने वाले हालात क्या होते हैं? बादल फटने का अर्थ क्या होता है? बादल फटता है तो क्या होता है? बादल कहाँ फटता है और बादल क्यों फटता है? आज ऐसे हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बादल फटने के सबसे ताजा पीड़ित चंबा की पूरी कहानी जान लीजिए। बादल फटने के बाद चंबा का मंजर कैसा हो गया उसे इस तस्वीर के जरिए समझिए। एक मिनट के इस वीडियो में पहाड़ से पूरी रफ्तार के साथ पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी का शोर सुनकर दहशत पैदा हो रही है। पानी पूरी सड़क को बर्बाद कर चुका है। नीचे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और इन्हीं पत्थरों के ऊपर से एक बाइक और 4 लोग निकलने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ कदम पार जाने की चुनौती इतनी मुश्किल है कि बाइक को 4 लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं। कुछ दूर पर मौजूद जो शख्स इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा है, वो जब अपना कैमरा जूम आउट करता है तो पता चलता है कि पहाड़ के सिर्फ एक सिरे से नहीं बल्कि कई तरफ से पानी की तेज धार फूट रही है। बावजूद इसके ये चारों जान दांव पर लगाकर बाइक के साथ उस पार जाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। लाल रंग का शॉल ओढ़े हुए शख्स बिल्कुल किनारे से होते हुए पीछे से सीधे आगे आता है और तस्वीर देखकर दिल धक से रह जाता है कि अगर एक कदम भी गलत पड़ा तो भयानक हादसा हो सकता था। लेकिन टूटे हुए पहाड़ के हिस्सों और सैलाब की शक्ल में बहते पानी के बीच से ये चारों कभी रुकते और कभी ठहरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। पानी कितना ज्यादा है ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है और बार बार बाइक को चारों उठाकर हर पत्थर के ऊपर से पार करा रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने के बाद आई हैं। जब सैलाब गुजरा तो देखिए कैसे हर तरफ बस बर्बादी का मंजर पसरा हुआ था। रास्तों में जो घर थे उन्हें सैलाब अपने साथ बहा ले गया। सड़कें बर्बाद हो गई। गाड़ियों की मलबे में कब्र बन गई, जबकि कई गाड़ियां तो बह गई। और सिर्फ घर, मकान, दुकान, जान का नुकसान नहीं हुआ,
किसानों की तैयार खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई। हमारे गांव में, हमारे इलाके में बादल फाटे और कुछ नहीं रहा, फसल बर्बाद हो गई, मकानों को खतरा हो गया, तो क्या करें। बहुत बुरी तबाही हुई है फसलों को, मकानों को। हमारे भद्रो नाला में 2 गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ, वो बह गई हैं। बाकी भसुआ में, बरेली में, गढ़ेतरा में, भांडल में, चौंस में, हर जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चंबा में बादल फटने के बाद क्या हुआ ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि बादल क्या सिर्फ पहाड़ी इलाकों में फटता है या मैदानी इलाकों में भी ऐसा होता है। और इस सवाल के जवाब के लिए शुरुआत राजस्थान के जोधपुर से आई तस्वीरों से करते हैं। रविवार को सिर्फ 40 मिनट की मूसलाधार बारिश के बाद जोधपुर शहर बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाई देने लगा था। सिर्फ 40 मिनट की बारिश में जिस सड़क किनारे लोग वाहन खड़े करके शॉपिंग करने गए थे, उस सड़क पर तेज रफ्तार नदी उफनती हुई दिख रही थी। पानी दुकान के भीतर तक पहुंच गया। लोग वाहन छोड़कर सड़क का किनारा पकड़कर खड़े हो गए। इस बार तो हद हो गई, क्योंकि जगमगाते जोधपुर स्टेशन के सिर्फ बाहर पानी नहीं भरा था, स्टेशन के भीतर भी बारिश के पानी की सल्तनत दिखाई दे रही थी। अब आप टीवी स्क्रीन पर मौजूद 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 25 जुलाई को जोधपुर से आई, जबकि दूसरी तस्वीर बिल्कुल ताजा है। 25 जुलाई को भी कुछ देर की बारिश में सैकड़ों किलो वजन वाली कारें खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दी थी, और ठीक वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। तो अब सवाल ये है कि क्या जोधपुर में भी बादल फटा था? जवाब से पहले मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर जरूर देख लीजिए। क्या दिन है? अभी 2-1 निकाल दी 2-1। कौन-कौन? 1, 2, 3, 4, 5। पांच आलीशान गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों में रस्सी बांधकर अपने ट्रैक्टर के सहारे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब समझिए इस तस्वीर का हमारी आज की कहानी से क्या रिश्ता है। दरअसल जब ये कार यहाँ पार्क की गई थी तब यहाँ पानी नहीं था, लेकिन कुछ मिनटों के भीतर यहाँ इतना पानी आया कि 13 लग्जरी गाड़ियाँ बह गई। गाड़ी में नहीं आती। ये तो बस बची हुई कुछ कारें हैं जो यहाँ अचानक आई आफत की गवाही बनकर मौजूद है। दरअसल इंदौर से कुछ परिवार खरगोन में नदी किनारे पिकनिक मनाने आए थे। नदी में अचानक जल स्तर इस तेजी से बढ़ा कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। गाड़ियां तेजी से पानी में बहने लगीं और लोगों ने गाड़ियों से निकलकर जान बचाई। गनीमत ये रही कि गाड़ियों को नुकसान हुआ, मगर किसी जान की हानि नहीं हुई।
मन में सवाल आता है कि क्या कहीं बादल फटा था कि अचानक नदी में इतना पानी आ गया कि लोगों को गाड़ियां तक निकालने का मौका नहीं मिला। अरे दो से अलग खींचना पड़ेगा, एक से। तो समझिए, जो चंबा में हुआ वो बादल फटने की वजह से हुआ, लेकिन जो जोधपुर और खरगोन में हुआ उसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। बादल फटने और फ्लैश फ्लड में बहुत फर्क होता है। पहले आपको बताते हैं कि बादल फटना क्या होता है। टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो मौजूद है जिसे वंडर ऑफ साइंस नाम के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। वीडियो के बारे में लिखा है कि यह ऑस्ट्रिया के लेक मिल्स्टैट का है। इसे बादल फटने वाले वीडियो के तौर पर पेश किया जा रहा है। वीडियो में बादलों का झुंड बेहद छोटी सी जगह पर आगे बढ़ते हुए दिख रहा है और करोड़ों लीटर पानी को बरसाते हुए जा रहा है। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन सांकेतिक रूप से समझने के लिए कि बादल फटना क्या होता है, ये वीडियो हमारी मदद करता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब भी 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े इलाके में 100 लीटर या उससे ज्यादा पानी सिर्फ 1 घंटे के भीतर बरस जाए तो ऐसी स्थिति को बादल फटना कहते हैं। हाल ही में अमरनाथ में 2 बार बादल फटा था। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अमरनाथ में 20 से 30 वर्ग किलोमीटर वाले इलाके में 1 घंटे से भी कम समय में 200 से 300 करोड़ लीटर पानी बरस गया होगा। बादल फटने, फ्लैश फ्लड और तेज बारिश के बीच सबसे बड़ा फर्क ये है कि तेज बारिश का अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बादल फटने का नहीं। बादल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में फटता है। भारत में बादल ज्यादातर हिमालय रेंज में फटता है। अब आखिरी सवाल का जवाब कि बादल फटता क्यों है। समंदर पर पड़ने वाली सूरज की तेज किरणों से बने भाप के गुबार बादल की शक्ल लेते हैं। घने बादलों वाली नम हवा जब समंदर से धरती की तरफ बढ़ती है तो मॉनसून की शक्ल लेती है। मॉनसूनी हवाओं वाले बादल जब हिमालय से टकराते हैं तो धीरे धीरे एक ही जगह पर जमा होने लगते हैं। बादलों में बूंदों का भार बढ़ने लगता है और जब बहुत छोटी जगह पर बेहद कम समय में बहुत तेज बारिश होती है तो बादल फटने जैसे हालात पैदा होते हैं, जैसा कि चंबा में हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि बादल फटने से क्या होता है और कितना नुकसान हो जाता है जान और माल का। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।